हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। और आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है उपज बढ़ाने के तरीके या स्ट्रेटजीज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। और अवर चैप्टर नेम इज किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा किसान नगर। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि 600 ईसा पूर्व के दौरान के बाद से हमारे जो है भारत में किस प्रकार से कृषि में उपज बढ़ाने के तरीकों का इस्तेमाल किया गया। उपज का मतलब होता है अनाज उत्पादन करना। अधिकतम अनाज उत्पादन करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया। Which methods the farmers used in the 600 BCE इन एग्रीकल्चर या कृषि में किन तरीकों का इस्तेमाल खेती में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। आइए शुरू करते हैं हम पहले पॉइंट से। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट आपका हल का प्रचलन यानी शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। यानी बच्चों आपको बता दें कि प्राचीन काल में 600 ईसा पूर्व से भी पहले के पीरियड में खेती में मुख्य तौर पर हल का इतना प्रचलन नहीं था, हल का प्रयोग इतना नहीं किया जाता था। अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, पोस्ट वैदिक पीरियड की, उस टाइम पे लकड़ी का हल का प्रयोग ही अधिकतम कहां किया जाता था, हल लगाने में। जिससे कि लकड़ी का हल जो होता था उसकी फाल भी लकड़ी की होती थी। तो क्या जमीन की अधिकतम खुदाई नहीं होती थी, तो पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन, अनाज का उत्पादन नहीं होता था। लोहे का ज्ञान भी सीमित था, तो हल बहुत सीमित था। लेकिन 600 ईसा पूर्व में हल का प्रचलन बड़े पैमाने पर हमारे जो उत्तर भारत का गंगा नदी का मैदान है, और इसको हम बोलते हैं कर्नाटक में कावेरी घाटी है, कावेरी नदी का मैदान है, जो घाटी है, वहां पर बड़े पैमाने पर जो है हल का प्रचलन होने लगता है। कहां? गंगा का मैदान और कावेरी की घाटियां। यह आपको पता है कि गंगा नदी जो है उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है और उपजाऊ फर्टाइल और जमीन का निर्माण यहाँ पर करती है। तो यहाँ गंगा नदी के मैदान में और कावेरी नदी कर्नाटक में, यहाँ पर हल का प्रयोग खेती में किया जाने लग गया था 600 ईसा पूर्व से ही, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन में वृद्धि होती है। क्योंकि अगर आप हल का प्रयोग नहीं करते हो तो अनाज उत्पादन में कमी आएगी, और अगर हल का प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं जमीन की अधिकतम खुदाई होगी, बढ़िया से खेती की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हल का एक प्रयोग ज्यादातर होना एक क्रांतिकारी परिवर्तन है कृषि क्षेत्र में 600 ईसा पूर्व के बाद से। और उस जमाने के हिसाब से आप इस हल को, उस जमाने का ट्रैक्टर को एग्जाम्पल दे सकते हो, उस जमाने का एक तरह से ट्रैक्टर है। तो पहला पॉइंट आपका आ गया हल का प्रचलन होना। दूसरे बिंदु की अगर बात करें बच्चों, तो लोहे का फाल यानी कि आयरन प्लोसेयर, लोहे का फाल। आप एक इमेज देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको एक हल मैंने बनाकर दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कि यहाँ पर नीचे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, इसको फाल बोलते हैं, आयरन प्लोसेयर। आपने कभी भी हल देखा हो तो निचला हिस्सा जो होता है लकड़ी का बना, उसमें एक लोहे का मेटल का रॉड सा फंसा रखा होता है, तो उसे क्या होता है, फाल बोलते हैं। तो वो फाल जो होता है जमीन को खुदाई करता है। तो बच्चों पहले जो था पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, प्राचीन समय में 600 ईसा पूर्व से पहले भी जो हल अगर बनते थे अगर, तो उनमें लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था, लकड़ी का ही फाल होता था, या पूरा हल लकड़ी का और फाल भी लकड़ी का। तो क्या होता था, खेतों की खुदाई अधिकतम लकड़ी के फाल से कहां हो सकती, नहीं हो सकती थी। लेकिन 600 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान अधिकतम फैल गया था और लोहे का अधिकतम प्रयोग किया जाने लग गया था, जिससे कि उससे लोहे के फाल बनाए जाने लग गए हल में लगाने के लिए। और इस प्रकार से लोहे के फाल का हल में अधिकतम प्रयोग करने के कारण जहां जहां खेत उपजाऊ होते थे, जहां बारिश ज्यादा होती थी, वहां पर अधिकतम अनाज का उत्पादन होने लग गया। देखिए बच्चों, जैसे आपने देखा जब हल लगाया जाता है और आप मेटल का फाल हटा के लकड़ी से खोदिए तो जमीन अधिकतम गहराई तक नहीं खुद पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से लोहे का फाल एक प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन है अनाज के उत्पादन को बढ़ाने में 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में 1400 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में थोड़ा मात्रा में होने लग गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिकली जो इसका इस्तेमाल किया गया 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और मुख्य तौर पर हमें इसके प्रमाण जो है, हमें उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से लोहे के कई हमें ऐसे औजार मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं इस समय के 600 ईसा पूर्व के लगभग के, जो बताते हैं कि इस समय बड़े पैमाने पर लोहे के फाल का प्रयोग हो रहा था। ध्यान रखिएगा कि लोहा का भी आविष्कार किया गया और उसके प्रयोग के लिए तकनीक की आवश्यकता भी, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, लोहे का फाल। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें बच्चों, तीसरा बिंदु हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु है धान की रोपाई या ट्रांसप्लांटेशन।
धान की रोपाई करना। धान की रोपाई का मतलब है, आपने गांव घरों में देखा होगा कि जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है जिन क्षेत्रों में, या नदी के किनारे, छोटी मोटी नदी के किनारे, तो वहां पर खेतों में पानी भर देते हैं लोग बरसात के समय में, और फिर क्या करते हैं, एक समय में वहां जो है धान के पौधे बड़े संख्या में लोग लगाते हैं, भीड़ की भीड़ धान के पौधे लगाते हैं। तो ये क्या है, धान की रोपाई उसको कहा जाता है। लेकिन इस धान की रोपाई का भी प्राचीन भारत में आविष्कार हुआ, और अनाज उत्पादन में इस धान की रोपाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसको ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन में पहले एक छोटी सी नर्सरी नुमा एक जगह बनाई जाती है, और वहां पर बीजों को बो दिया जाता है, धान के बीजों को या चावल के बीजों को। फिर उसके बाद जब वो पौध वहां से निकल जाती है छोटी नर्सरी से, तो फिर उन पौधों को बड़े खेतों में जो पानी से भरे हुए होते हैं वहां लगा दिया जाता है। बड़ी संख्या में पौधे बच जाते हैं, और जिससे कि चावल का उत्पादन अधिकतम बाद में बढ़ जाता है। इसको धान की रोपाई करना कहा जाता है। गंगा के मैदानों में पहली बार बड़े पैमाने पर धान की रोपाई की गई थी, और धान की रोपाई का आविष्कार हुआ था, और इसके कारण जो है चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। आप आज भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल का काफी उत्पादन होता है, और बिहार में चावल मुख्यतया खाया जाता है। और बिहार के आज भी प्रवासी जो मजदूर होते हैं वो पंजाब जाते हैं कई फसलों को काटने के लिए। धान की रोपाई में भी मजदूर एक्सपर्ट माने जाते हैं, कहाँ के? बिहार के। तो कहीं ना कहीं मगध क्षेत्र, गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों और कर्नाटक वाला क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धान की रोपाई की गई। दिस वाज द यूनिक इन्वेंशन ऑफ इन एंशिएंट इंडिया इन एग्रीकल्चर दैट दे इन्वेंटेड द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इन ट्रांसप्लांटेशन जस्ट दे स्कैटर द सीड्स ऑन द सम स्मॉल फील्ड, देन व्हेन द सैपलिंग्स ग्रो दे पुट these saplings on the overlogged water filled fields, और वहां पर उसके बाद उन सैपलिंग्स को फिर काफी ग्रो करने का मौका मिल जाता है, राइस का प्रोडक्शन होता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट आपके पास आ गया। धान की रोपाई भी एक महत्वपूर्ण आविष्कार है चावल या अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। अगर अगले पॉइंट की हम बात करेंगे तो आता है बस कुदाल का प्रयोग करना, यूज ऑफ हो। यूज ऑफ हो यानी कुदाल के प्रयोग से भी अनाज के उत्पादन में वृद्धि होती है। कुदाल का प्रयोग का मतलब है बच्चों की प्राचीन समय में 600 ईसा पूर्व में जो हल था, जो हमने यहाँ पर बताया था आपको, हल का प्रचलन शुरू हो गया था, लेकिन मुख्य तौर पर ये मैदानी क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। गंगा घाटी के मैदानों में, मगध क्षेत्र, बिहार क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र होते थे, जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होते थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हो गई या सेंट्रल इंडिया की पहाड़ियां हो गई, सेंट्रल इंडिया की हिल्स, जिनमें आप मान सकते हो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, असम, मणिपुर वाले क्षेत्र हो गए, या दार्जिलिंग या बंगाल की पहाड़ियां हो गई, या फिर नेपाल पहाड़, हिमाचल के पहाड़ हो गए, उत्तराखंड के पहाड़ हो गए। तो इन पहाड़ों में है जो खेती के लिए हल इतना प्रचलित नहीं हुआ था इस उपमहाद्वीप में, और वहां पर कुदाल का ही प्रयोग किया जा रहा था खेती करने के लिए। दो कारण हो सकते हैं इसके, एक तो ये दुर्गम स्थिति है, यहाँ लोहे का ज्ञान धीरे धीरे पहुंचेगा। दूसरा, यहाँ उस समय जनसंख्या पहाड़ों में कम रहती होगी और खेतों का निर्माण करना भी बड़ी जरूरत है। आप देख सकते हैं पहाड़ों में खेत बनाने पड़ते काट काट कर, तो छोटी छोटी जगहें थी, तो उन जगहों पर हल को नहीं लगाया जा सकता होगा, तो इस प्रकार से वहां पर कुदाल से खेती की जाती थी। इस तरह से कुदाल का भी प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, नॉर्थ पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों में किया गया, वहां हल का प्रचलन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उपज बढ़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में किया गया था। आप इस प्रकार से हल को ले सकते हो। हल उस जमाने का ट्रैक्टर है, आविष्कार है, और हल जो है हर जगह नहीं पहुंचेगा। जैसे आज ट्रैक्टर जो है मैदानी क्षेत्रों में तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कोई भी आविष्कार अचानक से नहीं फैलता है, या उसका प्रयोग नहीं फैलता है। अगर हम अगले बिंदु की बात करते हैं कि किस प्रकार से अनाज उत्पादन के और तरीकों का इस्तेमाल बच्चों किया गया था, तो उस उपाय में आपके पास आता है सिंचाई के साधन। क्या आता है? सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन मतलब मीन्स ऑफ इरिगेशन, मीन्स ऑफ इरिगेशन, या जो आपके पास साधन है सिंचाई करने के। तो सिंचाई के साधनों की बात करेंगे तो 600 ईसा पूर्व से ही सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल जो है करा जाने लग गया था एग्रीकल्चर या खेती में। जैसे नहर का इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई कार्यों में, कुओं का इस्तेमाल सिंचाई कार्यों में किया जाता था, झील का इस्तेमाल सिंचाई कार्यों में किया जाता था, तालाबों का इस्तेमाल जो है सिंचाई कार्यों में, इरिगेशन में किया जाता था। और ये झील, ये नहरें, ये तालाब हो गए, मुख्य तौर पर नहर, कुएं, तालाब हो गए, इनका निर्माण इंडिविजुअली, पर्सनली या कम्युनिटी लेवल पे लोग करते थे, यानी व्यक्तिगत रूप से भी लोग
अमीर लोग या फिर ग्रामीण लोग मिलकर नहरों, झीलों, कुओं का निर्माण करते थे। आज भी रूरल लेवल पर गांव के लोग कुएं, तालाब, नहरों का निर्माण करते हैं। तो प्राचीन समय में भी ऐसा होता था। सिंचाई करने के लिए कुएं का इस्तेमाल होता था और कुएं पक्की ईंटों के बने होते थे, मेड ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, ये भी आविष्कार है। पक्की ईंटें फिर से मॉडर्न पीरियड में आती हैं। तो इस प्रकार से कुएं से पानी कंधे पे खड़ा लिया और सिंचाई होती थी। नहर से भी होती थी। तो सिंचाई के साधनों का भी काफी विकास इस दौरान हो गया था। ये भी उपज बढ़ाने का एक प्रमुख तरीका था। अगर हम अगले तरीके की बच्चों बात कर रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो है कि राजा और प्रभावशाली लोग। राजा और प्रभावशाली लोग व सिंचाई के साधन। राजा और प्रभावशाली लोग जो होते थे बच्चों, अब राजा कौन होता है? रूलर्स, जो भी शासक होते थे, और जो प्रभावशाली लोग होते थे वो आम तौर पर सिंचाई के साधनों का निर्माण करते थे। इसका पता हमें अभिलेखों के माध्यम से भी चलता है। अच्छा, एक अभिलेख जो हमें मिलता है वो अभिलेख है एक शक शासक। वो शक शासक जो मध्य एशिया उत्पत्ति के थे, है ना। शकर रूलर्स वर फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन ओरिजिन। तो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के शक रूलर थे, इंडिया में उन्होंने शासन किया भारत में। तो रुद्रदमन एक शक शासक थे, गुजरात पर वो शासन करता था, वेस्ट इंडिया पश्चिम भारत पर। और गुजरात में उसने क्या किया, लगभग 150 यानी कि दूसरी शताब्दी में लगभग में उसने एक जो झील थी, और उस झील का नाम था सुदर्शन झील। झील का नाम था सुदर्शन झील। उस सुदर्शन झील की मरम्मत, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग करवाई थी शक शासक रुद्रदमन ने। और इसका पता हमें उसके जूनागढ़ के अभिलेख, जूनागढ़ में एक अभिलेख है गुजरात में, उससे पता चलता है। और ये सुदर्शन झील बनवाई थी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी, ताकि सिंचाई कार्य किया जा सके। इस तरीके से हमें एक ही अभिलेख से दो जानकारियां मिलती हैं कि मौर्य काल में राजा लोग झीलों का निर्माण करते थे, सिंचाई के लिए व्यवस्था करते थे जनता के लिए, और दूसरा शक शासकों ने भी व्यवस्था करवाई थी सिंचाई कार्यों के लिए। तो राजा और प्रभावशाली लोग भी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करवाते थे, भले वो एग्रीकल्चर या इरिगेशन टैक्स भी लिया करते थे। अगले बिंदु की अगर हम बात करते हैं, अगले बिंदु हमारा पास आता है वो है एफर्ट्स ऑफ द किंग्स। एफर्ट्स ऑफ द किंग्स यानी कि राजाओं के प्रयास। अब राजाओं ने और भी प्रयास किए थे। राजा या शासक आमतौर पर अपनी प्रजा या किसानों के लिए बीज, जानवर और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी एग्रीकल्चर या कृषि के लिए अवेलेबल करवाते हैं। दे प्रोवाइड द सीड्स, द एनिमल्स टू देयर फार्मर्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अनाज उत्पादन के लिए उपलब्ध करवाते थे। यहाँ तक कि हमें अर्थशास्त्र से भी पता चलता है और रिटर्न सोर्सेस से मालूम चलता है कि राजा लोग जो थे अपने फार्मर्स को ये अपने राजा अपनी तरफ से क्या करवाते थे, शिकारी, हंटर्स अवेलेबल करा, शिकारी देते थे, और कुछ ऐसे लोग दिए जाते थे जो कीड़े मकोड़े मार सके, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को, जानवरों को मार सके, ऐसे जो लोग थे उनको भी अवेलेबल फार्मर्स को करवाया जाता था। तो दे प्रोवाइड द पीपल, एनिमल्स, सीड्स टू द फार्मर्स फॉर देयर फार्मिंग एक्टिविटीज फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एफर्ट्स ऑफ किंग्स हो गया। लास्ट पॉइंट आपके पास बच्चों आता है, वो आता है श्रमिकों की व्यवस्था करना। जब अनाज का उत्पादन करना होगा तो बड़े पैमाने पर लेबर्स भी चाहिए, और हमेशा उस जमाने में 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक अनाज का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश रही, क्योंकि जो है जनता के पास जो था, जो राजा के पास था, रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। खेती से उपज बढ़ेगी, सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन होगा, तभी तो राज्य चलेगा, तभी तो रेवेन्यू मिलेगा, तभी तो खाने को जब मिलेगा तभी तो एम्पायर बड़े बड़े बनेंगे। इसलिए उस समय अनाज उत्पादन पे बड़ा ध्यान दिया जाता था, सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, हर जगह बात होती है, इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा। तो श्रमिकों की व्यवस्था की बात करते हैं। श्रमिक, लेबर्स, कुछ रिटर्न सोर्सेस से हमें मालूम चलता है कि वहां पर, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा को उन क्षेत्रों में जहां पर जमीन बंजर है, जहां पर जमीन में खेती अच्छी नहीं होती है, उन क्षेत्रों में लेबर्स को या शूद्रों को, शूद्र जिनको हमने हिस्ट्री में जिनको की 4th प्लेस में रखा गया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, उनको एज ए लेबरर जो है उन एरिया में भेजा जाता था जहां पर सेटलमेंट्स बसानी पड़ती थी, बस्तियां बसानी थी, या जहां जमीन बंजर होती थी। इस तरह से बड़े पैमाने पर मजदूरों का इस्तेमाल खेती में किया जाता था। और इसके अलावा हमें एक जानकारी मिलती है जिसमें अशोक ने जब कलिंग का युद्ध जीता था तो वहां से उसने क्या किया, युद्ध बंदियों को, 1.5 लाख पीपल वॉर प्रिजनर्स थे, यानी 1.5 लाख जो युद्ध बंदी कलिंग से अशोक ने पकड़े थे, उनको
सम्राट अशोक ने पूरी की पूरी खेती में लगा दिया था। इस प्रकार से श्रमिकों की व्यवस्था भी अनाज उत्पादन के लिए की जाती थी। इस तरह से आपका जो चैप्टर होता है बच्चों, टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसमें आप एक बार फिर से कुछ मेन पॉइंट्स को देख सकते हैं दोबारा से। पहला पॉइंट आता है अनाज उत्पादन के तरीकों में पहला जो प्रमुख परिवर्तन है वो है हल का प्रचलन बड़े पैमाने पर होना। दूसरा आता है लोहे के फाल का प्रयोग किया जाना। तीसरा आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, उसमें आता है धान की रोपाई का आविष्कार यानी चावल की खेती बड़े पैमाने पर। अगला आता है कुदाल का प्रयोग होना पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला बिंदु आपके पास आता है सिंचाई के साधनों से उपज बढ़ाने का तरीका। अगला आता है राजा और प्रभावशाली लोगों द्वारा सिंचाई के साधनों का निर्माण करना। इसके बाद आपका आता है एफर्ट्स ऑफ किंग्स, अदर एफर्ट्स ऑफ द किंग्स, या राजाओं के अन्य प्रयास, तो सीड्स बीड्स वगैरह जो भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर आता है श्रमिकों की व्यवस्था करना। श्रमिकों की व्यवस्था का मतलब होता है कि टू प्रोवाइड द लेबर्स टू द फार्मर्स, टू प्रोवाइड द लेबर्स इन एग्रीकल्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर और ग्रेन्स। ठीक है, इस तरह से इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और 8 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है।